एक्सरसाइज सॉल्व की थी 8.4 तक। कोई क्वेश्चन बताओ जो नहीं बने, बताओ। बन गए? सुरभि बताओ कौन से नहीं बने। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका, फ्रिक्शन। एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्रिक्शन। सबसे पहले तो इसकी केमिस्ट्री देखो। केमिस्ट्री मतलब कि इसका उदय कैसे हो रहा है, मतलब क्या चक्कर क्या है। तो देखना, लेट्स से एक ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो इस पर धक्का लगाएंगे तो अगर इसका मास बहुत ज़्यादा है प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो फिर सरक जाएगा। ठीक है, तो उसका ग्राफ अपन ने देखा था, हल्का हल्का कुछ इस तरीके से होता था कि हम अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन प्लॉट कर रहे हैं, तो एक लेवल तक तो एग्जैक्टली अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता था फ्रिक्शन, लेकिन फिर सैचुरेट हो जाता था। क्या ये ग्राफ याद आ रहा है? तो देखो, इस ग्राफ में दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि ये वाली जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच रही है फ्रिक्शन की, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, हमें कोई बोले ना फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन ही होती है क्या, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होती है, उससे कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अच्छा, जब ये सरक नहीं रहा है इस फेज़ में, जब ये चल नहीं रहा है, तब ये वाला फेज़ कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रिलेटिव मोशन नहीं है उसके बीच में। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन जब चल पड़ा तब काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, अब स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के को सेपरेट करने वाला पॉइंट को भी एक नाम देते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि उसमें जस्ट लिमिट हो रहा है। तो ये कुछ नोमेनक्लेचर है, ये बस याद रखने हमको, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये म्यू एन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू इनटू एन, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात थ्योरेटिकली हमें याद रखनी है सारी चीज़ें। अच्छा, इसकी थोड़ी सी हल्की सी केमिस्ट्री देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्या है फ्रिक्शन का कारण। तो अगर इनफाइनाइटली जूम इन करके दोनों सरफेसेस के टच को बनाएं तो कुछ इंटरलॉकिंग होती है सरफेसेस में, दोनों सरफेसेस के बीच में कुछ इंटरलॉकिंग होती है। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरफ लग रहा है, यहाँ पे इधर लग रहा है, यहाँ पे कहीं इधर लग रहा है, तो इफेक्टिवली नेट जो इन सब का वेक्टर सम है, लेट्स से वो इस तरफ आ गया। दिस इज द ओवरऑल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन, और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कहलाता है फ्रिक्शन। अच्छा, ये वाला एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हमेशा याद रखना इसको। नॉर्मली क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स इस तरफ, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, और फ्रिक्शन इस तरफ। तो पूछते हैं कि कॉन्टैक्ट, ये हमारा फ्रिक्शन वाला एंगल कौन सा है, तो हमारा दिमाग बोलता है इस तरफ फ्रिक्शन है तो ये होगा। नहीं, ये नहीं होता, ये होता नॉर्मल और कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच का एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, याद रखना है, इसको लिख लो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर हमें फ्रिक्शन की वैल्यू पता है और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पता है, तो ओवरऑल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे लिखेंगे, एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट। ये समझ में आ रहा है ना, ये क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया तो एन और एफ मिल जाएंगे, इसलिए।
ठीक है, तो फ्रिक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, सम पॉइंट्स अबाउट फ्रिक्शन लिखो, लिखो नोटबुक में, नोट करो, नोट डिक्टेट कर रहा हूँ मैं। तो पहला पॉइंट लिखो, इट इज़ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज़ द टेंजेंशियल कंपोनेंट of the net contact force. It is the tangential component of net contact force acting between two bodies in contact. Acting between two bodies in contact. ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, इट स्टार्ट्स एक्टिंग व्हेन, इट स्टार्ट्स एक्टिंग व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। इट स्टार्ट्स एक्टिंग व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन between two bodies, between two bodies in contact, between two bodies in contact, or actual relative motion takes place, or actual relative motion takes place. तो ब्रैकेट में लिखो नेक्स्ट लाइन में, इन शॉर्ट फ्रिक्शन अपोजेस, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और क्योंकि इस सरफेस में फ्रिक्शन है, ये नीचे नहीं जा रहा, ऐसे रखा हुआ है, तो अब हमें बताना है कि फ्रिक्शन कहाँ लग रहा हुआ है इसमें। तो क्लियरली अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो किधर जाता ये, इधर जाता, इसका मतलब फ्रिक्शन इसे इधर लग रहा होगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, रफ सरफेस है, और यहाँ पे हम इसको अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, तो अब यहाँ पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस साइड। क्यों? क्योंकि अगर ये इस तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखता है तो फ्रिक्शन अपोज करेगा उसको, तो फ्रिक्शन इस तरफ, ठीक। तो बस ये ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिखो एक क्वेश्चन, सपोज अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, सपोज अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg of 1 kg is placed over a rough surface, is placed over a rough surface, placed over a rough surface, and a horizontal force F is applied, and a horizontal force F is applied, horizontal force F is applied on the block as shown in figure, on the block as shown in figure.
and F is increased gradually. F is increased gradually. मतलब F की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं. And coefficient of static friction is given as 0.5. Coefficient of kinetic friction is given as 0.4, and G is equals to 10 meter per second square. So draw the corresponding friction and applied force graph. Friction versus F graph. डेटा भी पता है हमें सब, तो प्लॉट करके मार्क करो. तो थोड़ी देर तो एकदम फिसलेगा, जैसे ही रफ सरफेस आएगा थोड़ा सा फ्रिक्शन महसूस होने लग जाएगा. तो अगर बहुत ज़्यादा रफ हुआ तो हो सकता है चलते चलते आके रुक जाए. हल्का सा रफ हुआ तो वहाँ पे भी चलता रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन. तो यहाँ पे अपन को ग्राफ बनाना है. कौन सा ग्राफ बनाना है? फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स. तो क्लियरली F की वैल्यू जब ज़ीरो रहेगी तब तो ये मूव हिलेगा ही नहीं है. कब हिलेगा वो वैल्यू निकालते हैं अपन इसके करस्पॉन्डिंग, कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है फ्रिक्शन की, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा इस केस में? 1G नीचे और नॉर्मल ऊपर, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन. ये समझ में आ रहा है दीपेश? तो ये क्या 0.5 इंटू 10, तो 5 न्यूटन. 5 न्यूटन पे फिसलना शुरू होगा. ठीक है. अच्छा, तो हम ग्राफ कुछ ऐसा बनाते हैं, ये बना, यहाँ पे थोड़ा सा नेक करते हैं, फिर नीचे लाके ये बना देते हैं. तो नीचे क्यों आता है ये? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से. ठीक है. और वो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा वो म्यू के से निकालेंगे. तो F काइनेटिक इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन. तो म्यू के इज़ 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन इज़ 10, तो 4 न्यूटन. तो ये वाली वैल्यू हो गई, टॉप वाली वैल्यू 5 न्यूटन, और इससे थोड़ी सी नीचे वाली वैल्यू हो गई 4 न्यूटन. और यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन ही है, तो ये अप्लाइड फोर्स कितना होना पड़ेगा? 5 न्यूटन. 5 न्यूटन तक तो बिल्कुल नहीं हिलेगा, और 5 न्यूटन के बाद फिर चलने लगेगा. क्या क्या क्या? हाँ, तो देखना ये फ्रिक्शन की एग्जैक्टली उतनी वैल्यू रहेगी जितनी अप्लाइड फोर्स की रहेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रहना है. जब तक चल नहीं रहा तब तक इक्विलिब्रियम पे. तो इधर लग रहा है फ्रिक्शन, इधर लग रहा है अप्लाइड फोर्स. तो जब तक चल नहीं रहा है फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर होनी ही पड़ेगी, जब तक एक्सेलरेट नहीं कर रहा है ना. एक टर्म होता है एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज का मतलब कुछ नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक टेबल है, ठीक है, ये यहाँ पे, और ये ब्लॉक है. तो इसको थोड़ा सा उठा दिया अगर, तो ये लुढ़क रहा है क्या? नहीं लुढ़क रहा. थोड़ा और उठाया तो लुढ़क रहा है क्या? नहीं. लेकिन एक पॉइंट आएगा जब ये लुढ़केगा.
ठीक है। तो वो एंगल जिस पे वो लुढ़कना शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो इफ अल्फा इज एंगल ऑफ रिपोज, तो ये ब्लॉक जो है जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg रेस्ट ऑन अ रफ कॉन्टैक्ट, rests on a rough contact, rest on a rough contact with a plane inclined at an angle 30 degree, with a plane inclined at an angle 30 degree, with a plane inclined at an angle 30 degree to the horizontal, and it's just about to slip, and is just about to slip. It's just about to slip. So find the coefficient of friction. Find the coefficient of friction between the plane and the particle. Between the plane and the particle. तो बताओ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, म्यू बताना है। हाँ, तो जस्ट अबाउट टू स्लिप का क्या मतलब है? फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो रही होगी यहाँ पे? जस्ट अबाउट टू स्लिप मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू पे पहुँच गई, मतलब म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो ये यहाँ पे 1 kg और यहाँ पे 1g, यहाँ पे 1g साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, और यहाँ पर g कॉस 30 डिग्री। नॉर्मल रिएक्शन इधर, फ्रिक्शन किधर? फ्रिक्शन किधर? इधर। और जिसकी वैल्यू कितनी? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? जी कॉस 30 डिग्री के बराबर है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू जी कॉस 30 डिग्री, दैट इज नथिंग बट म्यू जी √3/2। तो म्यू जी √3/2 इज इक्वल टू जी साइन 30 डिग्री, क्योंकि यही फोर्स बैलेंस हो रहा है। जस्ट अबाउट टू स्लिप है, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा सकते हैं। तो g/2 इज इक्वल्स टू म्यू जी √3/2। 2 से 2 कट गया, जी से जी कट गया, म्यू की वैल्यू आ गई 1/√3।
म्यू म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा ये क्या होता है, इसको मैं बताना भूल गया शायद। लाइक कांटेक्ट फोर्स होता था एक, इनके दो कंपोनेंट्स होते थे, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। तो ये वाला क्या होता था, ये वाला एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता था। तो इसके टेंजेंट को मतलब tan थीटा इज डिफाइंड एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इस म्यू म्यू ग्रीक लेटर है म्यू। अच्छा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस मतलब कि मान लो सपोज एक सरफेस है जिसका म्यू है 1 और दूसरा सरफेस है जिसका म्यू है 0.7, तो ज़्यादा रफ सरफेस कौन सा होगा, ये वाला जिसका ज़्यादा म्यू हो वो इतना रफ, हायर द वैल्यू ऑफ म्यू हायर द सरफेस। अच्छा ये सरफेसेस इन कांटेक्ट का फिनोमेनन है ना। हो सकता है हमारे लिए ये सरफेस बहुत, हमारे पैर के लिए ये सरफेस बहुत रफ हो, बट कोई टायर हो, कोई पर्टिकुलर टायर हो, उसके लिए ये बहुत स्मूथ हो। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पेयर ऑफ सरफेसेस पर डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट म्यू नहीं होता किसी सरफेस का, पेयर ऑफ सरफेस के लिए डिपेंड करता है। जैसे इस चौक के लिए ये बहुत रफ है बोर्ड, लेकिन हमारे हाथ के लिए रफ नहीं है ना, स्मूथ। तो ये कांटेक्ट जो फिनोमेना है ये पेयर ऑफ सरफेसेस पर डिपेंड करता है म्यू की वैल्यू। तो एक क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, उससे सट के एक बहुत छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है और ये वाला स्मूथ सरफेस है, बट इनके बीच का जो सरफेस है दैट इज़ रफ, जिसकी वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की म्यू। हाँ अभी रुको, पूरी कहानी ख़त्म नहीं हुई अभी। तो हमने क्या किया, इस बड़े वाले पे फोर्स लगाया तो ये आगे एक्सीलरेट करेगा। अच्छा अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये नीचे गिर जाता, लेकिन ये ऐसा एक्सीलरेट कर रहा है, इतना फोर्स लगाया कि वो जस्ट इसके कंपैरेटिव रेस्ट पे है। अब वो हवा में मतलब हमें दिखेगा हवा में, लेकिन वो इसके सटके हुए गिर नहीं रहा है इससे। ये बात समझ में आ रही है। तो दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू the bigger block. So find the value of F. F की वैल्यू बताओ कि वो गिरे नहीं, एकदम सटा रहे उससे। तो अगर यहाँ पर कोई बैठा होता तो ये उसको कैसा दिखता, ये ब्लॉक एकदम रेस्ट पे दिखता। लेकिन अगर इसको न्यूटन्स लॉ के मोशन लगाने हैं तो लगा नहीं पाएगा। ये क्यों नहीं लगा पाएगा? क्योंकि वो फ्रेम ही एक्सेलरेट हो रहा है। याद आ रहा है कुछ सूडो फोर्स? तो सबसे पहले तो अपन को एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पूरे सिस्टम का।
तो ये स्मूथ है, यहाँ से कोई फ्रिक्शन लगना नहीं है, यहीं पे फ्रिक्शन लगना है, तो दोनों पे बैलेंस ही हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी बैलेंस हो रहा है आपस में. सो वी कैन इमेजिन दिस सिस्टम इज लाइक दिस. ऐसा है ये सिस्टम, जिस पे यहाँ पे लग रहा है फोर्स F और इसका टोटल मास कितना है कैपिटल L प्लस स्मॉल m. तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा F अपॉन m प्लस m. ये समझ में आया? कुछ नहीं, इसमें पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने. अब हम इसका FBD बनाते हैं इसकी निगाहों से. तो इसका FBD बनाते हैं छोटे वाले का. नीचे क्या लग रहा है mg. अच्छा, वैसे टेंडेंसी जो स्लाइड किधर है इसकी, नीचे साइड, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा ऊपर साइड, तो फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे. ठीक है. नॉर्मल रिएक्शन ये जो बड़ा ब्लॉक है उसको आगे धका रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, n बोल देते हैं जैसे. और कोई फोर्स, सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम खुद एक्सेलरेट हो रहा है. तो किधर लगेगा सूडो फोर्स, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, और मैग्नीट्यूड है उसका मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है. अब ये इसको एब्सोल्यूट रेस्ट पे दिख रहा होगा, तो बैलेंस कर देते हैं. F की वैल्यू mg के बराबर, तो F इज इक्वल्स टू mg, और नॉर्मल की वैल्यू ma के बराबर, तो नॉर्मल की वैल्यू ma. अच्छा, फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग कैपेसिटी में ही लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू mg. एन उठा के यहाँ रख लो, तो म्यू इंटू ma इज इक्वल्स टू mg. तो m से m कट गया, यहाँ लिख रहा हूँ अब म्यू क्या निकालना, क्या नाम है, a निकालना है. हाँ, तो अब सोचो कि अगर इस दीवार पे ऐसे कुछ सट के, वैसे तो नहीं हो पाएगा ऐसा, लेकिन यहाँ पे ये नीचे नहीं गिर रहा है ना, नीचे नहीं गिर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ही लग रही होगी फ्रिक्शन की वहाँ पे. मतलब थोड़ा सोचो, अच्छा प्रश्न है ये कि मैक्सिमम डिसाइड कैसे करें, कॉमन सेंस से डिसाइड होगा या नहीं होगा. तो सोचो मैक्सिमम लग रहा होगा कि नहीं. तो ये प्रश्न है कि ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच रहा होगा कि नहीं पहुंच रहा होगा, है ना. तो नहीं, तुम्हारा डाउट एकदम सही है. हो सकता है ये इतना ज़्यादा हो, ये फोर्स इतना ज़्यादा हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी ज़्यादा पहुंच जाए कि वो mg को काउंटर ही कर जाए, तब mg के बराबर ही लगेगा. तो असल में हमें ऐसे निकालना चाहिए कि कितना मिनिमम फोर्स लगाएं. प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि वो गिरे नहीं. उससे ज़्यादा लगा दी तो भी नहीं गिरेगा, लेकिन मिनिमम कितना लगाएं तो गिरे नहीं. तो मिनिमम के करस्पॉन्डिंग फिर इसकी वैल्यू F म्यू n के बराबर होगी. समझ में आ रही बात कि मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि वो गिरे नहीं, तो तब उस केस में अपन कह पाएंगे कि ये लिमिटिंग वैल्यू ही अटेन करेगा. तो A की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से A की वैल्यू आ गई g/μ. हमें फोर्स चाहिए था, तो फोर्स इज इक्वल्स टू m प्लस m इंटू ए इज कमिंग आउट टू बी g/μ. तो इतना फोर्स मिनिमम लगाना पड़ेगा ताकि वो स्लाइड ना हो. एक और क्वेश्चन करते हैं.
ठीक है, तो लिखो a 6 kg block is kept on an inclined rough surface. A 6 kg block is kept on an inclined rough surface as shown in the figure. Inclined rough surface as shown in the figure. As shown in figure. Full stop. Find the force F required. Find the force F required to first part, keep the block stationary. Keep the block stationary. Keep the block stationary. B part, move the block downwards. Move the block downwards. Move the block downwards with constant velocity. With constant velocity. C, move the block upwards. Move the block upwards with acceleration. With acceleration 4 meter per second square. Take G is equals to 10 meter per second square. तो पहली सिचुएशन में जब इसको स्टेशनरी रखना है तो क्या होगा, इधर पे लगेगा जी साइन थीटा, 6g साइन थीटा, और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लग रहा है। अच्छा, इसको स्टेशनरी रखना है तो किधर है वैसे इसकी टेंडेंसी टू मूव, तो इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं पहले। इसकी वैल्यू कितनी है, 60√3/2, दैट्स व्हाट, दैट इज 30√3। 30√3 से नीचे जाना चाहता है ये। अच्छा, तो क्लियरली सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या फ्रिक्शन ही इसको ओवरकम कर देता। सबसे पहले जिन बच्चों का दिमाग ये चल रहा है कि F की वैल्यू हो गई यहाँ से इसके बराबर, वो गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो ये फोर्स नहीं होता तो फ्रिक्शन होता ना, अभी फ्रिक्शन भी है पिक्चर में, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं कि वो इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, वही रोक दे कर, तो फिर बात ही F की वैल्यू 0 हो जाएगी फिर तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, μ×n। म्यू इज़ व्हाट, म्यू इज़ ये स्टैटिक वाला, क्योंकि लिमिटिंग वाला केस लेंगे तो 0.6 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज mg cos थीटा। हाँ, गुड क्वेश्चन। स्टैटिक वाला इसलिए लेंगे क्योंकि अभी ये चलना मूव शुरू नहीं किया है, अपन मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं कि कितने पे सरक जाएगा। अगर चलना मूव कर चुका होता तब तो फिर यही वाली वैल्यू लेते, काइनेटिक वाली, जब तक स्टैटिक केस है स्टैटिक वाला। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज mg cos थीटा। mg cos थीटा कैसे होगा ये पता है ना, mg cos थीटा इधर, नॉर्मल इधर, तो बैलेंस करके तो ये हो गया 0.6, m इज़ 6 kg, g इज़ 10, cos 60 डिग्री 1/2, तो ये हो गया 6 × 6 36/2, 18 न्यूटन। तो अब देखो क्लियर सी बात है, टेंडेंसी टू मूव इसकी इस तरफ है,
इस तरफ, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा कितना 18 न्यूटन, जो कि 30√3 से तो कम है। तो इसका मतलब हमें थोड़ा एडिशनल फोर्स और लगाना पड़ेगा कुछ रोकने के लिए। तो अब बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे, F + 18 इज इक्वल टू 30√3। तो F + 18 इज इक्वल टू 30√3। सो F इज इक्वल टू 30√3 माइनस 18 न्यूटन। देखो ये अपन ने फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, 18 न्यूटन आई। मतलब अगर ये हम कुछ भी नहीं लगाते, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, तो एक तरफ तो ग्रेविटी की वजह से 30√3 न्यूटन लग रहा है, रोकने के लिए बस 18 न्यूटन ही है। 30√3 18 न्यूटन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो लुढ़क जाता, सरक जाता। लेकिन हम क्या चाहते हैं पहले क्वेश्चन में, कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, तो फिर हमें कुछ एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो लेट से वो F है, तो F + 18 इज इक्वल टू 30√3, इसलिए वहाँ से F की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दूसरा देखो कि F की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसी क्या F की वैल्यू लगाएं कि ब्लॉक नीचे जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो सबसे पहले तो ये बताओ कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या अभिप्राय है। एक्सीलरेशन 0 यानी नेट फोर्स 0, और मूव कर रहा है तो कौन सा लेंगे फ्रिक्शन की वैल्यू, μs या μk, काइनेटिक, क्योंकि मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका एबीडी बनाते हैं। नेट फोर्स 0 करना है, ये वाला तो इधर लगी गया 30√3, फ्रिक्शन की वैल्यू इधर लगी गई कितनी 18 मत बोला, क्योंकि अब ऐसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, μk × n, तो μk इज 0.4 इंटू mg cos 60 डिग्री, तो 4 6 जा 12, टोटल 12 ना, तो 12। ठीक है, बस ये चेंज आ गया। जैसे यहाँ पे 18 क्यों था, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन था, यहाँ पे 12 क्यों है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है, मूव कर रहा है। तो अब कितना फोर्स लगाएं कि फोर्स बैलेंस हो जाए, तो F + 12 इज इक्वल टू 30√3, तो F + 12 इज इक्वल टू 30√3, तो F की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 30√3 - 12, ये सेकेंड का आंसर, these many newtons। कांस्टेंट वेलोसिटी हटा देते फिर अपन को पता नहीं चलता कि फोर्स बैलेंस करना है कि नहीं, तो फिर कुछ कर नहीं पाते। कांस्टेंट वेलोसिटी से हमें ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए फोर्स बैलेंस कर दिया। ठीक है, अच्छा सी पे आ जाओ। टू मूव द ब्लॉक अपवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर/s²। अब ऊपर सरकाना है कितने एक्सेलरेशन से, 4 मीटर/s²। से तो सिचुएशन अब ऐसी नहीं है कि फोर्स बैलेंस करना है, बट F इज इक्वल टू ma लगाना है। तो ये है हमारे पास 6 kg, क्योंकि ऊपर चलाना है तो इस तरफ एक्सेलरेट कराना है। कितना है एक्सेलरेशन, 4 मीटर/s²। इधर F लगाना है, फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा 12 न्यूटन, और इधर लग रहा है अपना 30√3। ठीक है, ये सी का। तो अब क्या करें, यहाँ नेट फोर्स 0 नहीं है, F नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F नेट इज इक्वल्स टू F + 12 - 30√3 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज 6 एंड एक्सेलरेशन इज 4। ये हो गया F + 12 - 30√3 इज इक्वल्स टू 6 4 24। तो F की वैल्यू कितनी हो गई, 30√3 + 12, दिस मच न्यूटन।
इंट्रो एक्सरसाइज 8.5 तक सॉल्व करना है। एट 8.5 सॉल्व, 2 ही क्वेश्चन है मात्र, थोड़ा और ज़्यादा कर लेते हैं क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सिंगल करेक्ट वाले। वन टू 10, ठीक है, 10 क्वेश्चन ही है। अभी इसमें मिलेंगे पेज नंबर 326, जो PDF है ना तुम्हारे, उसमें इसके 326 पे पहुंच जाना। कंटिन्यूएशन में ही होमवर्क यहीं पे ख़त्म करके जाओगे तो ख़त्म हो जाएगा काम, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। क्या? अच्छा, वो कॉन्शियसनेस सेशन, ठीक है, वो अटेंड कर लेना।